6 अगस्त 1945। सुबह के 8:15 बजे आसमान से एक बोइंग B-29 हिरोशिमा के ऊपर से गुजरता है और एक ऐसी चीज ड्रॉप करता है जो पूरी दुनिया को बदल कर रख देती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एटॉमिक बॉम्ब की। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, आज ये नाम बहुत चर्चित है। वो इंसान जिन्होंने एटॉमिक बॉम्ब बनाकर सारी दुनिया को हिला दिया। उनकी पूरी जिंदगी मोरालिटी और साइंटिफिक डिस्कवरी की चकाचौंध, ये दोनों मुद्दों के दरमियान फंसी रही। वो अपनी पूरी उम्र इससे जूझते रहे। वो मैनहट्टन प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे, इंसानियत का सबसे डेवास्टेटिंग प्रोजेक्ट जिसने एटॉमिक बॉम्ब के दानव को पैदा किया। ओपेनहाइमर हर लिहाज से एक सक्सेसफुल मूवी है। एक मानों में अमेरिका की गौरव गाथा जो उसने खुद लिखी है। इस फिल्म में एक्टिंग, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन सब कुछ जबरदस्त है। मूवी हर मानों में एक ब्लॉकबस्टर है। बट व्हाट डज द मूवी ओमिट एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो? आइए इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। साल है 1941। मैनहट्टन प्रोजेक्ट ज्वाइन करने के लिए ओपेनहाइमर को बुलाया जाता है। यूएस गवर्नमेंट का अल्ट्रा सीक्रेट प्रोग्राम टू डेवलप द एटॉमिक बॉम्ब। इन सब की शुरुआत होती है एक लेटर से। इस लेटर को आइंस्टाइन ने भी इंडोर्स किया। ये लेटर दिया जाता है प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को। लेटर में एक वार्निंग और एक चेतावनी थी। जर्मनी यूरेनियम को जमा कर रहा है और प्रोसेस कर रहा है। नाज़ीज़ बहुत ही जल्द एटॉमिक बॉम्ब बना लेंगे। ये लेटर और ये वार्निंग तब आई जब वर्ल्ड वॉर 2 अपनी पीक पर था। मैनहट्टन प्रोजेक्ट को शुरू किया जाता है। 16 जुलाई 1945 को फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब कोड नेम गैजेट सक्सेसफुली टेस्ट किया जाता है और डेटोनेट किया जाता है। एक्सपेरिमेंट कामयाब होता है। इससे उठने वाला मशरूम क्लाउड 12 किलोमीटर तक उठता है और साउंड की वेव और ब्लास्ट 100 किलोमीटर तक इफेक्ट करती है। जब इस मशरूम क्लाउड को ओपेनहाइमर ने आसमान में उठते देखा तो उन्होंने भगवद गीता की एक लाइन पढ़ी। Now I am become death, the destroyer of worlds. वो जानते थे कि उन्होंने किस दानव को पैदा किया है और कैसे ये दुनिया में डेथ, डिस्ट्रक्शन और टेरर का जरिया बनेगा। गवर्नमेंट इतने बड़े धमाके को डील करने के लिए पहले ही से तैयार थी। न्यूज़पेपर्स में इसके कवर अप के लिए पूरी तरह से प्लान किया जाता है। रिपोर्टर्स पहले ही से अपॉइंट थे और इसको कवर अप करते हैं ताकि दुश्मनों को अमेरिका के इस प्लान का पता न चल सके। 3, 2, 1, now. अब आइए उस दिन पर जिसे इंसानियत कभी नहीं भूल सकती। एक ग्लोबल डोमिनेंस एंड सुप्रीमेसी का नंगा खेल। 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा पर पहला एटॉमिक बॉम्ब लिटिल बॉय गिरा दिया जाता है। डेटोनेशन मैकेनिज्म ट्रिगर होता है। चेन रिएक्शन इनिशिएट हो जाती है। जबरदस्त धमाका और लाइट। विद इन सेकेंड्स टेम्परेचर 7000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। एक आग का गोला पूरे शहर को सेकंड्स में निकल जाता है। हर चीज वेपराइज हो जाती है। ब्लास्ट वेव 1/4 माइल के रेडियस में फैल जाती है। 70,000 लोग, जिसमें सिविलियंस, बच्चे और हर कोई इंस्टेंटली मर जाते हैं। जो बचते हैं उन्हें रेडिएशन बर्न, पॉइजनिंग और एक तकलीफदेह मौत मिलती है। आई विटनेसेस ने जो अकाउंट्स बताए हैं वो बहुत ही चिलिंग है। मिनट्स आफ्टर द डेटोनेशन एक फायर बॉल जमीन से 900 फीट ऊपर उठता है। इसको 60 किलोमीटर दूर तक देखा जाता है और 7 किलोमीटर तक हिरोशिमा एक तंदूर बन जाता है। इस मिशन के सार्जेंट बॉब कैरन प्लेन के पीछे होते हैं। जब वो ये धमाका देखते हैं तो वो कहते हैं दिस इज अ पीक इनटू हेल। को पायलट रॉबर्ट ल्यूइस नीचे उठने वाले मशरूम क्लाउड को देखते हैं और कहते हैं माय गॉड व्हाट हैव वी डन।
My God, what have we done? सेकेंड्स आफ्टर द ब्लास्ट फायर स्टॉर्म शुरू हो जाता है। ब्लास्ट से पैदा होने वाले वैक्यूम में तेज हवाएं आग के गोलों को लेकर 56 किलोमीटर पर आवर तक 2 से 3 घंटों तक चलती रहती हैं। जो इसके रास्ते में आता है वो भस्म हो जाता है। 30 मिनट बाद शुरू होती है रेडियो एक्टिव की बारिश या रेडियो एक्टिव रेन, जिसको ब्लैक रेन भी कहा गया। अब सब कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में डूब जाता है। योशिगो मात्सुशिगी जो एक न्यूज़पेपर में काम करते हैं, वो अपने घर में नाश्ता कर रहे थे और ऑफिस जाने के लिए निकलने की तैयारी कर रहे थे। ब्लास्ट हिट होता है और जैसे ही ये ब्लास्ट वेव आती है, उनको लगता है कि हजारों नीडल्स उन्हें चुबाई गई हैं। His skin was burning. He takes his camera and he goes out to document whatever has happened. He is stunned to see everything destroyed. पास के हिरोशिमा गर्ल्स बिजनेस स्कूल और हिरोशिमा जूनियर हाई स्कूल नंबर 1 से उनके पास बच्चे दौड़ कर आते हैं। वो बच्चे जो पूरी तरह से जल चुके थे, उनके फेस और हाथों पर फोड़े निकल आए थे। रेडिएशन बर्न्स के ब्लिस्टर्स उनकी सारी स्किन्स पर थे। बच्चों की स्किन उनकी बॉडी से लटक कर गिर रही थी। वो इसकी फोटोज लेना चाहते थे, बट सीन इतना भयानक था कि वो कैमरा छोड़कर बचाव और मदद में जुट जाते हैं। इंसानी ट्रेजेडी का नंगा खेल। अब नेक्स्ट ये है कि शहर में एड कैसे प्रोवाइड होगी। शहर में सिर्फ 190 पुलिस ऑफिसर्स और 200 सिविलियन डिफेंस कॉर्प्स बच जाते हैं। हिरोशिमा के अटैक से पहले हिरोशिमा में 200 डॉक्टर्स थे। अटैक के बाद सिर्फ 30 डॉक्टर्स बचते हैं। 1780 नर्सेस में से 1650 नर्सेस मर जाती हैं। 45 हॉस्पिटल्स में से सिर्फ 3 बचते हैं। बल्क ऑफ मेडिकल सप्लाई एक्सप्लोजन्स के अंदर बर्बाद हो जाता है। ये सिचुएशन थी हिरोशिमा के अटैक के बाद। ना तो वहाँ मेडिकल फैसिलिटीज थी और ना ही हेल्थ केयर की सेवा देने वाले लोग। इट वॉज अ कंप्लीट ब्लड बैग। मौत का ये तांडव सिर्फ कुछ दिन नहीं बल्कि सालों तक चलता रहा। 1945 का एंड आते आते डेथ टोल रिकॉर्ड किया गया 1,45,000। दोस्तों, अगर यहाँ तक आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक का बटन दबाएं और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। जापान को इसके बाद सरेंडर करने के लिए 3 दिन दिए जाते हैं। 3 दिनों के बाद अमेरिका अपना दूसरा एटॉमिक बॉम्ब फैट मैन नागासाकी पर गिरा देता है। यहां भी वही डिस्ट्रक्शन और तबाही। 40,000 लोग इंस्टेंटली मर जाते हैं और 1945 के एंड तक ये डेथ टोल 75,000 तक रीच कर जाता है। जापान बिल आखिर सरेंडर कर देता है और वर्ल्ड वॉर 2 ऑफिशियली खत्म हो जाती है। Of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. अब आइए दोस्तों उन सवालों की तरफ जो कि बहुत ही जरूरी हैं। ऐसे सवाल जिनको अमेरिका 70 सालों से छुपाता आ रहा है। मैनहट्टन प्रोजेक्ट और ट्रिनिटी टेस्ट के बाद इस एरिया में डेकेड्स तक अमेरिका न्यूक्लियर टेस्टिंग करता रहा। इससे होने वाले रेडिएशन एक्सपोजर और ह्यूमन सफरिंग जो अमेरिकन्स को फेस करनी पड़ी, इसको पूरी तरह से साइलेंस कर दिया गया। ग्रेग मिचेल अपनी किताब द बिगिनिंग और द एंड इसमें इसको डिटेल डिस्कस करते हैं। दूसरी अहम चीज है कि 1945 के इस इंसिडेंट्स के बाद हॉलीवुड जाग जाता है और हॉलीवुड में एक नई रेस शुरू हो जाती है, रेस टू मेक द फिल्म ऑन एटॉमिक बॉम्ब, जो आज तक चल रही है, चाहे वो MGM हो या पैरामाउंट पिक्चर्स। इस होड़ में लग जाते हैं। लेकिन यहीं से शुरुआत होती है एक सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट की। फिल्म बनाने के लिए इन फिल्म डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को प्रेसिडेंट ट्रूमन और मिलिट्री की सेंसरशिप के थ्रू गुजरना पड़ता है। पिक्चर के रिविजन्स और री रिविजन्स और रीटेक होते हैं। रीजंस
प्रोपेगेंडा, पॉलिटिक्स एंड पिटी ह्यूमन वैनिटी, इसी को हम हॉलीवुड कहते हैं। और इसके बाद अमेरिका की मिथ मेकिंग मशीन ने इसकी पूरी हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट और डिस्ट्रॉय कर दिया। ओपनहाइमर यकीनन एक बहुत अच्छी फिल्म है, एक एंटी न्यूक्लियर फिल्म है, एक अच्छे इंटेंशन और मकसद से बनाई गई है, बट वन थिंग इज मिसिंग, और वो मेजर प्रॉब्लम है। इट डजंट चैलेंज द मेन स्ट्रीम नैरेटिव या अमेरिकन नैरेटिव जो एक सुपर पावर बताना चाहता है, सारी दुनिया को बताना चाहता है। द डिसीजन टू यूज द बॉम्ब, क्या ये डिसीजन सही था? क्या ये डिसीजन जस्टिफाइड था? स्पेशली जबकि जापान हार की कगार पर खड़ा था। ऑफिशियल नैरेटिव जिसको कि पिछले 70 सालों से पुश किया जाता है, बॉम्ब दैट एंडेड द वॉर, एक बॉम्ब और एक डिसीजन जिसको दुनिया का मसीहा बताया जाता है। दोस्तों, इसको और इसकी साइकोलॉजी को समझने के लिए जरा ट्रॉय मूवी का ये सीन देख लीजिए। Achilles. Look at the men's faces. You can save hundreds of them. You can end this war with a swing of your sword. Think how many songs they'll sing in your honor. Let them go home to their wives. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इशू जिसको अमेरिका छुपाता रहा, वो डेकेड्स तक हिरोशिमा और नागासाकी की जो पब्लिक फुटेजेस हैं, पब्लिक डैमेज है, उसको पब्लिक तक और सरफेस तक नहीं आने दिया गया। कोई इमेज पब्लिक प्लेटफॉर्म्स या मीडिया पर नहीं आने दी जाती थी। हॉरिफिक सीन्स ऑफ ह्यूमन सफरिंग, इसको सालों तक आर्काइव्स में छुपा कर रखा गया। ओपनहाइमर फिल्म एक और इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर मिसलीडिंग फैक्ट्स को प्रेजेंट करती है। ओपनहाइमर को जापान में यूज ऑफ द बॉम्ब को अपोज करते हुए बताया गया है, मानो वो ये नहीं चाहते थे। ये बिल्कुल ही गलत है। न सिर्फ वो चाहते थे, बल्कि वो पूरी लाइफ इस डिसीजन का समर्थन करते रहे। ये एक फैक्ट है। वो ये भी जानते थे कि इस बॉम्ब का असल टारगेट मैक्सिमम सिविलियन कैजुअलिटीज है, ना कि आर्मी डिप्लॉयमेंट्स। पूरी टीम ये जानती थी कि ये बॉम्ब बीच शहर पर गिराया जाएगा। मारे गए लोगों में 85% सिविलियंस थे। ये सच्चाई ओवरलुक नहीं की जा सकती। आज जो लोग हिरोशिमा में रहते हैं, दे अपोज एंड आर डिस्टर्ब्ड बाय द आइडिया कि ये फिल्म दिखाई जाए। अब आखिरी और इम्पोर्टेंट चीज़ की तरफ, डिड द बॉम्ब मेकिंग स्टॉप आफ्टर हिरोशिमा एंड नागासाकी? क्या हुआ इसका फ्यूचर? दुनिया में आज तक 23 फुल स्केल न्यूक्लियर टेस्ट किए गए हैं, जिसमें अमेरिका ने 7 टेस्ट किए हैं। ट्रिनिटी टेस्ट के धमाकों की जो इंटेंसिटी थी वो 20 किलोटन्स थी। हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम गिराए गए, उनकी भी एनर्जी लगभग उतनी ही थी। फिर रशिया ने अपना टेस्ट किया जिसकी इंटेंसिटी 22 किलोटन थी। अमेरिका ने फिर नए टेस्ट शुरू किए, जॉर्ज, हरिकेन और बिल। आखिर 1952 में अमेरिका ने टेस्ट किया आईवी माइक को, जिसकी इंटेंसिटी थी 10,400 किलोटन्स। और फाइनली इसके साथ साथ यूके, फ्रांस, रशिया ये भी इस होड़ में लग जाते हैं। एंड फाइनली लार्जेस्ट थर्मोन्यूक्लियर वेपन जार बॉम्बा रशिया 1961 में टेस्ट करता है। इसकी एनर्जी थी 50,000 किलोटन्स ऑफ TNT। सिर्फ समझने के लिए इतना ही काफ़ी है कि ये हिरोशिमा और नागासाकी से 2500 गुना पावरफुल बम था।